नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल और इस वीडियो में एक हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो हमारी कक्षा 9th के पाठ नंबर 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों के साथ है और इसमें बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं। हमने एनसीईआरटी की बुक्स उठा के उसमें एक एक लाइन को पढ़कर आपके लिए प्रश्न उत्तर चुने हैं। ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ऐसी मेरी आशा है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन, आमूल होता है बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन लाने का सूत्रपात किसने किया? फ्रांसीसी क्रांति ने। फ्रांसीसी क्रांति को पूरे विश्व के अंदर एक परिवर्तनकारी समय माना जाता है और इसने सारे विश्व का मार्गदर्शन भी किया कि रटी रटाई जो परंपराएं थी, जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, उन्हें कैसे तोड़कर हम लोकतंत्र की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किसने किया है? भी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे भारत के अंदर। इस चीज को किसने उजागर किया है? तो यहाँ पर दो नाम है, राजा राम मोहन राय और दूसरा है डेरोजियो। उसके बाद है, सामाजिक परिवर्तन के समर्थकों के समूह में कौन कौन शामिल थे? ये बात है रूस की, कि रूस के अंदर सामाजिक परिवर्तन चाहते थे या नहीं चाहते थे या कम चाहते थे, उनमें कौन कौन शामिल थे शुरू में जब तक समाजवाद नहीं आता? तो 3, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। उदारवाद कैसा राष्ट्र चाहते थे? उदारवाद चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो, सभी को बराबर की जगह मिले। उसके बाद है, ब्रिटेन की सरकार किस चर्च का समर्थन करती थी? चर्च ऑफ इंग्लैंड का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय की जो ब्रिटेन की सरकार थी, क्योंकि हम यूरोप की बात कर रहे हैं, तो वो जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन किस चर्च के समर्थक थे? कैथोलिक चर्च के। हमने पहले किया था कि उदारवादी कैसा राष्ट्र चाहते थे? जिसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान मिले। उसके बाद है, उदारवादी समूह किस बात के विरोधी थे? तो वंश आधारित शासकों की जो अनियंत्रित सत्ता थी, मतलब ऐसे शासक समाज के अंदर जो बिल्कुल निरंकुश हैं, किसी की नहीं मानते, उनका उस बात के विरोधी थे। उसके बाद है, रेडिकल समूह कैसी सरकार के पक्ष में थे? देखिए हमने 3 ग्रुप पढ़े थे, एक उदारवादी, फिर उसके बाद रेडिकल और तीसरे नंबर पर रूढ़िवादी। तो हमने उदारवादी का पक्ष और विपक्ष देख लिया। अब हम बात करेंगे रेडिकल समूह की। ऐसी सरकार जो देश की आबादी में बहुमत के समर्थन से बनी हो, यानी कि जिसे सारे लोगों ने मिलकर चुना हो, ऐसी। उसके बाद है, कौन सा समूह महिला मताधिकार आंदोलन के पक्ष में था? रेडिकल समूह। जबकि उदारवादी जो है वो सबको मताधिकार देने के पक्ष में नहीं थे, परंतु रेडिकल समूह चाहता था कि सबको जो है मताधिकार मिले और महिलाओं को भी मिले। हाँ, लेकिन रेडिकल समूह भी किसी का विरोधी था, वो था निजी संपत्ति के केंद्रीकरण। वो कहते निजी संपत्ति हो, लेकिन इतनी ना हो कि कोई एक व्यक्ति पूरी आमदनी पर, पूरे धन पर कुंडली मार के बैठ जाए। उसके बाद है, 19वीं सदी में यूरोप के रूढ़िवादियों के विचारों में क्या परिवर्तन आया? शुरू में तो रूढ़िवादी चाहते थे कि परिवर्तन आना ही नहीं चाहिए, राजा की सत्ता है तो रहनी चाहिए, परंतु धीरे धीरे लगा कि व्यवस्था में परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन इतनी धीरे आना चाहिए कि किसी को पता ना लगे परिवर्तन आया है। उसके बाद है, मताधिकार आंदोलन। प्यारे बच्चों, आपको देखिए, आपके लिए थोड़ी हैरानी की बात होगी कि पहले वोट देने के अधिकार नहीं होते थे जैसे अब होते हैं। तो इसको पाने के लिए, इस अधिकार को पाने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए हैं और ऐसे आंदोलनों को कहा जाता था मताधिकार आंदोलन। उसके बाद है, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता कैसे राष्ट्र की स्थापना चाहते थे? जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। और इटली के एक राष्ट्रवादी का नाम बताएं जो 1915 में बहुत सक्रिय थे? जूसेप्पे मेज़्नी या मेज़नी। उसके बाद है, नया समन्वय समुदाय की रचना का प्रयास किसने किया? इंग्लैंड के एक उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवन। उन्होंने नए समन्वय समुदाय की संरचना की या उसका प्रयास किया। यहाँ पर ना जब भी नया समन्वय समुदाय आएगा तो आपको एक नाम याद करना होगा, रॉबर्ट ओवन। ये कभी ना कभी हो सकता है मैचिंग के अंदर भी आ जाए, तो ये नाम आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है,
कौन सा समाजवादी यूरोप में पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देने के पक्ष में था? यहाँ पर उद्यम जो हैं पूंजीवादी, मतलब जो काम किसी ने अपने निजी फायदे के लिए किए हों, उसकी जगह ऐसे कार्य जिसका फायदा मुनाफा सबको जाए, उसे बोलते हैं सामूहिक उद्यम। और इसकी जो पक्ष है वो किसने लिया? फ्रांस के लुई ब्लांक। और वो कौन से देश से थे? फ्रांस से। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लुई ब्लांक कौन से देश से थे? फ्रांस से। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म है कोऑपरेटिव। ऐसे लोगों का समूह जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य के द्वारा किए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। सबने मिलकर काम किया, उसके बाद जो मुनाफा हुआ सबने मिलकर बांट लिया। दो प्रसिद्ध समाजवादियों के नाम, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। उसके बाद है औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स के अनुसार भविष्य का समाज कैसा होगा? साम्यवादी अर्थात कम्युनिस्ट, अर्थात जहां पर सबको मुनाफा बटेगा, सब मिलकर उत्पादन में भाग लेंगे। पूरे यूरोप में समाजवादी विचार कब तक फैल चुके थे? 1870 तक। समाजवादियों ने किस अंतरराष्ट्रीय का निर्माण किया? द्वितीय इंटरनेशनल का। ब्रिटेन में मजदूर दल अथवा लेबर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1905 में। ये क्वेश्चन आपको याद करना है क्योंकि मैंने इसे बहुत बार एग्जाम में आते हुए देखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1905 में। नेक्स्ट है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का संबंध किस देश से है? जर्मनी से। फ्रांस की समाजवादी पार्टी कौन सी थी? सोशलिस्ट पार्टी। उसके बाद है पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, 1871 में। पेरिस कम्यून 1871 को किन चीजों के लिए जाना जाता है? लाल झंडा और मॉरिशियस गीत, इन दोनों के लिए। रूसी क्रांति जो है ये किससे रिलेटेड है? रूसी साम्राज्य से, 1914 में जो हुआ। उसके बाद है कब और किस क्रांति के जरिए समाजवादियों ने रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया? 1917 की अक्टूबर क्रांति में। रूस में किस वंश का राजवंश था? तो वो है रोमानोव। 1914 में रूस का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। रूस किस महासागर तक फैला हुआ था? प्रशांत महासागर तक। रूस प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। रूसी समाज का प्रमुख धर्म रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, यह वहां का सबसे मेन धर्म था। रूस में कौन से धर्म और अन्य कौन से धर्म के लोग थे? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, बौद्ध। हिंदू नहीं है यहाँ पर। 20वीं सदी में लोगों का प्रमुख व्यवसाय खेती बाड़ी। रूसी साम्राज्य में कितने प्रतिशत लोग आजीविका के लिए खेती बाड़ी पर निर्भर करते थे? 85। 20वीं सदी में रूस के दो प्रमुख औद्योगिक इलाके मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग। 20वीं सदी में मजदूरों को कितने घंटे काम करना पड़ता था? 15। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में महिला मजदूरों की संख्या कितने प्रतिशत थी? 31। मर्दों के मुकाबले महिलाओं को कितना वेतन कम मिलता था? आधे से 3/4 तक जो है वेतन कम मिलता था। रूस में रूसी क्रांति से पहले कपड़ा और धातु उद्योग में हड़ताल कब हुई? जो कपड़ा उद्योग है उसमें हुई 1896-97 और जो धातु उद्योग है उसमें हुई 1902। उसके बाद है यूरोप में किस देश में किसान अपनी सारी जमीन अपने कम्यून को सौंप देते थे? इसका सही आंसर है रूस। 1998 में समाजवादियों ने कौन सी पार्टी की स्थापना की? 1898। यहाँ पर आपको याद रखना है 1898 में समाजवादियों ने कौन सी पार्टी की स्थापना की? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी और समाजवादी क्रांति पार्टी का गठन कब हुआ? 1900 में। सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूर पार्टी किन दो खेमों में बट गए? बोल्शेविक और मेनसेविक। बोल्शेविक खेमे का मुखिया कौन था? व्लादिमीर लेनिन। और मेनसेविक खेमे का मुखिया कौन था? केरेंस्की। बोल्शेविक खेमा और मेनसेविक खेमा के बीच मतभेद का कारण क्या था? जो मेन मतभेद था वो क्या था कि बोल्शेविक वाले चाहते थे पार्टी में सदस्यों की संख्या नियंत्रित होनी चाहिए, एक रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए, जबकि मेनसेविक चाहते थे कि पार्टी में सभी को सदस्य दो, जो कोई भी हो।
उसके बाद 1904 में रूसी मजदूरों की वास्तविक वेतन में कितनी कमी आई? 20% तक की। असेंबली ऑफ रशियन वर्क्स की स्थापना कब हुई? 1904 में। नेक्स्ट है 1905 में किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा? पादरी थे गैपोन, पादरी गैपोन। नेक्स्ट है 1905 की क्रांति का आरंभ किस घटना से हुआ? खूनी रविवार से। निरंकुश राजशाही, राजा का बिना रोक टोक का शासन। जदीदी रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुसलमान। फिर है वास्तविक वेतन, यह इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं। ऐसे वेतन को वास्तविक वेतन कहा जाता है। कौन सी क्रांति के बाद जार ने एक निर्वाचित संसद के गठन को सहमति दे दी? 1905 की क्रांति के बाद। जार ने पहली ड्यूमा और दूसरी ड्यूमा को कितने समय बाद बर्खास्त यानी कि रद्द कर दिया? पहली को 75 दिनों के बाद, दूसरी को 3 महीने के भीतर। पहला विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 में। और चला कब तक? 1918 तक। नेक्स्ट है केंद्रीय शक्तियां में कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। उसके बाद मित्र राष्ट्रों में शामिल फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। सेंट पीटर नाम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? पेत्रोग्राद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग ना जर्मनी को पसंद नहीं करते थे, इसलिए लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग जो मेन नाम था उसे बदलकर क्या कर दिया? पेत्रोग्राद। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? अलेक्जेंड्रा। और अलेक्जेंड्रा पर किस साधु का प्रभाव था? रासपुतिन। इसलिए लोग बड़े ही ज़्यादा परेशान थे, वे अपने राजा को पसंद नहीं करते थे। जार निकोलस जो था वो अपनी पत्नी अलेक्जेंड्रा की मानता था और अलेक्जेंड्रा आगे एक ढोंगी साधु रासपुतिन की मानती थी, इसीलिए सारी प्रजा जो थी वो बहुत दुखी थी। आगे है रूसी स्टीम रोलर किसे कहा जाता है? शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। जार निकोलस द्वितीय कहाँ रहता था? विंटर पैलेस में। पेत्रोग्राद में क्रांति कब हुई? फरवरी 1917 में। 22 फरवरी को किस महत्वपूर्ण दिवस से जोड़ा गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन रूस में ना जो कैलेंडर है, जूलियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, इनके हिसाब से जो 22 फरवरी को 1917 को महिलाओं ने आगे बढ़कर जार के शासन के लिए जो अपना बीड़ा उठाया था, इसीलिए 22 फरवरी जो आधुनिक समय में अगर हमारा कैलेंडर देखें उसके हिसाब से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है पेत्रोग्राद सोवियत का जन्म कब हुआ? 27 फरवरी 1917 को। रूसी क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई? पेत्रोग्राद से। पेत्रोग्राद का पहले नाम क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग। उसके बाद है फरवरी 1917 की क्रांति का झंडा किनके हाथों में था? पेत्रोग्राद की जनता के हाथों में। जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी कब छोड़ी? 2 मार्च 1917 में। रूस में मार्च 1917 में बनी अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में बनी? केरेंस्की। सोवियत का अर्थ क्या है? रूस का स्थानीय स्वशासन संगठन। बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन रूस कब लौटे? 1917 में। अप्रैल थीसिस सिद्धांत किसने दिया? व्लादिमीर लेनिन ने। इसके 3 बिंदु क्या थे? क्योंकि उस समय पहला विश्व युद्ध चल रहा था तो इसीलिए कहते थे युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीनें किसानों को दे दी जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। राष्ट्रीयकरण करने का अर्थ होता है कि बैंकों को सरकारी बना दिया जाए। बोल्शेविकों द्वारा आयोजित विशाल प्रदर्शनों का दमन कब किया गया? जुलाई 1917 में। नेक्स्ट है पेत्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी पर कब्जा करने के लिए कब राजी कर लिया गया? तो उसका सही आंसर है 16 अक्टूबर 1917 को। रूस में 1918 तक किस कैलेंडर का अनुसरण किया गया? जूलियन का। 1918 के बाद ग्रेगोरियन का। और दोनों में अंतर कितना है? 13 दिनों का। अक्टूबर 1917 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय होना। 1917 की क्रांति की शुरुआत, अक्टूबर 1917 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 24 अक्टूबर 1917 को। उसके बाद है अक्टूबर 1917 की क्रांति के समय रूस के प्रधानमंत्री कौन थे? केरेंस्की। फिर उसके बाद है 24 अक्टूबर 1917 के दिन किस युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी की? और एरा कॉमिंटर्न क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था। इसका गठन कब हुआ? 1919 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88।
रूस में समाजवाद पर बहस कब हुई? 1850 से 1880 के बीच। उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1917 में। सोवियत टोपी का नाम क्या था? बुदियोनोका। उसके बाद है बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। किस पार्टी को रूस की संसद दर्जा दिया गया? अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस। बोल्शेविकों द्वारा गुप्तचर पुलिस को क्या क्या नाम दिए गए? चेका, OGPU। देखिए ये कैसे लिखेंगे? OGPU। और अगर हमें N और क्या था? NKVD ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है 1917 के बाद लोगों का बोल्शेविक से मोहभंग क्यों होने लगा? क्योंकि उन पर कई तरह की सेंसरशिप थोप दी गई, यानी कि कई प्रकार की बंदिशें लगा दी गई। 1917 की पहली क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति। 1918-1919 में सामाजिक क्रांतिकारियों को क्या कहा जाता है? क्रांतिकारियों को क्या कहा जाता है? ग्रीन्स। बोल्शेविकों को क्या कहा जाता है? रेड्स। और जार समर्थकों को क्या कहा जाता है? वाइट। है ना, तीनों को इकट्ठे कर दी ताकि आपको याद रहें। सामाजिक क्रांतिकारियों को क्या कहा जाता है? ग्रीन्स। बोल्शेविकों को रेड्स और जार समर्थकों को वाइट। उसके बाद है स्वायत्तता, अपना शासन चलाने का अधिकार। घुमंतु ऐसे लोग जो एक स्थान पर ठहर कर नहीं रहते, आजीविका की खोज पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। कार्यस्थितियां क्या होती हैं? काम करने के हालात। रूस ने पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की? 1927 में। रूस की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1933 से 1938। स्टील संयंत्र रूस के किस शहर में लगाए गए? मैग्निटोगोर्स्क। उसके बाद है लेनिन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की कमान किसने संभाली? स्टालिन ने। कुल्क क्या थे? रूस के संपन्न किसानों को कुल्क कहा जाता था। नेक्स्ट है रूस में अनाज का संकट कब पैदा हुआ? 1927-28 में। फिर उसके बाद है रूस में सामूहिकीकरण की शुरुआत किसने की? स्टालिन ने। रूस में सामूहिकीकरण की शुरुआत कब हुई? 1929 में। फिर उसके बाद कोलखेज क्या थे? सामूहिक खेतों को कोलखेज कहा जाता था। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में कमी आई, कितनी? 1/3। रूस में सबसे भयंकर अकाल का पड़ा 1930 से 33। इसमें कितने लोग मारे गए? 40 लाख से अधिक। प्रतिकारवादी क्या होता है? क्रांति विरोधी। प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम आपके लिए लेके आए एक टेबल, क्योंकि इस लेसन में बहुत सारी बुक्स की बात हुई है, वो हमें टेबल से ही याद करनी चाहिए। हिस्टोरिक ट्रिप्स ऑफ अ रेवोल्यूशनरी किसकी है? शौकत उस्मानी की। कब लिखी गई? 1920 में। रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स, ये RS अवस्थी की लिखी गई है 1920-21 में। द रेड रेवोल्यूशन, ये भी RS अवस्थी की लिखी गई है 1920-21 में। द रिबर्थ ऑफ रशिया, ये है SD विद्यालंकार। उसके बाद है द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया, ये भी SD विद्यालंकार की है। द हिस्ट्री ऑफ ए सोवियत कलेक्टिव फार्म, ये है फेदोर बेलोव की 1955 में लिखी गई। उसके बाद है सेलिब्रेटिंग वीमेन, चाई चैटर्जी 2002 में। लंदन लेबर व एंड द लंदन पुअर, लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर, ये हेनरी मेह्यू की है 1861 में। प्यारे बच्चों, मैं आपको छोटा सा इसके बारे में आइडिया भी देना चाहती हूँ ताकि आपको लेसन जो है अच्छे से आ जाए। हम इसको एक बार फटाफट कोई रिव्यू लेते हैं। देखिए, बात है 1905 की, जिस समय शासन था जार निकोलस का। जार निकोलस द्वितीय बहुत ज़्यादा निरंकुश शासक था, लोगों को परेशान करने वाला। तो इसीलिए लोग इकट्ठे होकर जो है विंटर पैलेस पे हमला भी कर देते हैं, बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। लेकिन मजबूर होकर जार जो है वो तैयार हो जाता है कि चलो एक ड्यूमा बना लेते हैं, और उस ड्यूमा यानी कि एक संसद बना लेते हैं, उसके तहत मैं काम कर लिया करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इतने में समाजवाद की लहर उठ रही थी और समाजवाद बन जाता है। अब इसके समाजवाद दो हिस्सों में भी बट जाता है। एक तो होते हैं बोल्शेविक और दूसरे होते हैं मेनसेविक। और दूसरी तरफ 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, और उस समय का जो शासक था वो जार निकोलस द्वितीय था। परंतु प्रॉब्लम ये थी कि वो बिल्कुल भी उसने देश को जो है युद्ध में झोंक दिया, और देश के लोग जो हैं, युवा हैं, पुरुष हैं, वो इस युद्ध में लगातार मर रहे थे। इस वजह से लोग चाहते थे कि युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो। जार निकोलस द्वितीय जो है
वो दोबारा से निरंकुश हो चुका था। इसीलिए 1917 फरवरी में फिर से रेवोल्यूशन होती है और उस रेवोल्यूशन में क्या होता है कि मेन सेविकों की सरकार आ जाती है और जो शासक है वो गद्दी छोड़ देता है। अब मेन सेविकों में जो उसका प्रधान था या उसका अध्यक्ष था वो था केरेंस्की, और इनकी सरकार आ जाती है और ये एक अंतरिम सरकार बनाकर कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दबदबा है वो अमीरों का, उद्योगपतियों का है, पूंजीपतियों का है। लोग तो लेकिन समाजवाद की ओर बढ़ रहे थे। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर से क्रांति होती है अक्टूबर में, उसी साल में 1917 में, और जो बोल्शेविक हैं वो तख्ता पलट देते हैं मेन सेविकों का। और अब नए जो हम नायक बनकर उभरते हैं रशिया के, वो हैं व्लादिमीर लेनिन। अब व्लादिमीर लेनिन के बाद जो सत्ता है वो क्या करते हैं, इसके सारे किसानों को ज़मीन बांट देते हैं और पंचवर्षीय योजना शुरू करते हैं। स्थितियां भी काफ़ी सुधरती हैं, लेकिन सुधरते सुधरते अचानक से स्थितियां गड़बड़ा भी जाती हैं। अनाज का उत्पादन कम हो जाता है और इतने में जो सत्ता है वो जो है व्लादिमीर लेनिन के ही पार्टी के व्यक्ति स्टालिन के पास आ जाती है। स्टालिन देखता है कि जो खेत हैं वो छोटे छोटे बटे हुए हैं, इसलिए वो क्या करता है, वो सभी के खेतों को इकट्ठा कर लेता है, जिसे कोलखेज कहा गया। और इस पद्धति को सामूहिकीकरण, सारे खेत इकट्ठे करके उनमें बड़ी मशीनें लगाकर, तकनीकें अच्छी लगाकर उत्पादन किया गया। लेकिन परिणाम तो फिर भी अच्छा नहीं निकला और 1933 में जाकर बहुत भयंकर अकाल पड़ा। बड़े लोग, 40 लाख के लोग लगभग मारे गए। लोग परेशान थे स्टालिन की इस नीति से। उन्हें लगता ही नहीं था कि समाजवाद का कभी उन्होंने ऐसा भी रूप सोचा था कि जहां पर उनको समाजवाद का नाम देकर उनका दमन किया जा रहा हो। लोगों ने गुस्से में आके अपने पशुओं को खत्म करना शुरू कर दिया और लगभग 1/3 पशु मार डाले। लेकिन ये स्थितियां जो हैं वो टस से मस नहीं हुई और इस प्रकार से समाजवाद जो है वो अपने अलग अलग रंग बिखेरता हुआ आगे बढ़ रहा था, जो आज भी वहाँ पर स्थितियाँ वैसे ही बदलती हैं, कभी अच्छी तो कभी लोगों को तकलीफ देने वाली होती हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेसन यहाँ पर पूरा हो जाता है। बहुत सारे फैक्ट्स के साथ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।